के पलामू जिले की इस पावन धरती में हमारे बीच उपस्थित पलामू प्रमंडल के तीनों जिला गढ़वाल, लातेहार सह पलामू के दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से चलकर आए हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे नौजवान संगी साथियों, आज के इस कार्यक्रम को कवरेज दे रहे तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाने वाले मीडिया बंधुओं, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, डिजिटल मीडिया तथा तमाम मीडिया के स्रोत, हमारे बीच स्थानीय पुलिस चौकी के सिपाही, हमारे बीच मंच में मंचासीन पलामू जिला के आयोजक समिति, उनके जिला अध्यक्ष, जिला कैप्टन, हमारे बीच उपस्थित हमारे विभिन्न विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी डाल्टनगंज से अनिकेत मेहता जी, पाकी से ओमकार देसवालदा, छतरपुर से बहन पृथ्वीराज, हजारीबाग से बड़े भाई स्वरूप उदय मेहता जी, बरकट्ठा के पूर्व प्रत्याशी महेंद्र मंडल जी, और हमारे साथ इस मंच में मंचासीन हमारी बहन समान बेबी महतो, अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्र अध्यक्ष आजाद हुसैन अंसारी जी तथा जिला के तमाम हमारे पदाधिकारी, इस प्रमंडल के हमारे तमाम पदाधिकारी, हमारे साथीगण, आज इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आपका अभिनंदन, आपका जोहार, आपका धन्यवाद। और जब घर से चले थे, चूंकि बारिश का मौसम भी है और सामान्यतः हम लोग सभा कार्यक्रम मंच से नहीं बल्कि खुले मैदान पर क्या करते थे, तो बारिश का मौसम था तो धनबाद, बोकारो, गिरिडीह में भी बहुत सारे जो हमारे विपक्ष के साथी हैं वो कह रहे थे कि धनबाद बोकारो नहीं है विधायक जी, वहां जाएंगे तो 4 लोग नहीं आएंगे। हम बोले अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन शायद वे लोग भूल गए थे। यहाँ भी हमारे जिला अध्यक्ष बड़े भाई दिलीप मेहता भी बोलते थे कि विधायक जी क्या होगा, धनबाद बोकारो में जैसा लोग आपको सुनने के लिए आते हैं, आपको लाड दुलार प्यार देते हैं, पता नहीं पलामू में मिलेगा कि नहीं। तो शायद उन लोग भूल गए थे कि पलामू को टाइगर की धरती कहा जाता है। उन्हें अंदाजा नहीं है कि पलामू को टाइगर की धरती कहा जाता है। वह टाइगर गिरिडीह से आए या सिमडेगा से आए, साहबगंज से आए, पलामू में स्वागत होगा ही होगा। और बिल्कुल आज पलामू की जनता ने जो प्यार और जो दुलार, जो स्नेह दिया है आज के इस दृश्य को, क्योंकि बारिश का मौसम भी है, बारिश के मौसम में लोग पैसे देकर अगर बुलाते हैं। आज अभी प्रधानमंत्री जी का पटना में या बिहार में कहीं कार्यक्रम था, वहां की बहनों को जबरन, जो स्वास्थ्य कर्मी है, आंगनबाड़ी है, संयुक्त को जबरन ले जाया गया। तो लोग जबरदस्ती नेताओं के सभा में नहीं जाते हैं। और बारिश के मौसम में पलामू की इस धरती में जगह कम पड़ रहा है, तो निसंदेह ये आपका आशीर्वाद है। और ये हम लोग को भी विश्वास है कि आने वाले दिनों में पलामू के साथ साथ पूरे झारखंड राज्य को हम लोग बेहतर दिशा देने का काम करेंगे। पलामू यानी पलास, पलामू का प यानी पलास, ला यानी ला, और म यानी महुआ। कितना सुंदर, इसके नामकरण में ही, यानी पलामू के जो बुजुर्ग थे, पता नहीं 100 साल पहले इसका नाम दिया गया है या 500 साल पहले इसका नामकरण किया गया है या 1000 साल पहले इसका नामकरण किया गया है, लेकिन कितनी सुंदरता के साथ, कितना सटीक पलामू का नामकरण किया गया है कि प से पलास, ल से ला, म से महुआ। क्या सौभाग्य रहा होगा पलामू वासियों का, क्या इतिहास रहा होगा पलामू वासियों का, क्या भूगोल रहा होगा पलामू वासियों का। ये पलामू का 3 अक्षर का नाम बता रहा है कितना गौरवशाली रहा होगा ये पलामू। हमारे नौजवान पीढ़ी का ये प्रयास होगा, जेएलके पार्टी का ये प्रयास होगा कि झारखंड के इस विशिष्ट भूभाग पलामू का जो गौरवशाली इतिहास रहा होगा, उसे अपने संघर्षों से, अपने तप से, अपने त्याग से उसे हम लोग वापस लेकर आए। आज जिस पलामू को उसके नाम से ही सुनकर, उसके नाम के मतलब को जानकर हमें गौरव महसूस होता है, हमें गर्व
महसूस होता है आज उस पलामू को लोग पलायन के लिए भी जानने लगे हैं। आज उस पलामू को एक निर्जन स्थल के रूप में भी जानने लगे हैं। आज उस पलामू को कहीं ना कहीं करप्शन के रूप में भी लोग जानने लगे हैं। तो आज हमें आवश्यकता है पुनः अपने गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेते हुए इस पलामू को पुनः सुंदर और सुसज्जित बनाया जाए। इसके लिए आज हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। ये मैं नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा। आज वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार है। चुनाव से पहले, शायद इससे पूर्व के चुनाव में उनके जो टीम के कैप्टन हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, उनके मुख से ही मैंने सुना था कि यदि उनकी सरकार आएगी तो पलामू को उप राजधानी बनाएंगे। मुझे लगता है आज आवश्यकता है पलामू को एक नई उप राजधानी बनाने की। मैं राजनीति के पैटर्न को बदलने आया हूं, मैं राजनीति के तरीके को बदलने आया हूं। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा पलामू वासियों कि 29 में हमारी सरकार बनेगी तभी हम आपकी उप राजधानी पे चर्चा करेंगे। मैं आपको ये कहूंगा कि इसी सदन में अगर मौका मिलेगा तो सदन के शून्यकाल में पलामू को क्या होगा मैं उसके लिए बात नहीं करूंगा। इसी सदन में पलामू को उप राजधानी बनाया जाए। इस सदन में खड़ा होकर हम इस बात को रखेंगे कि आज आपको क्या और बिल्कुल इसकी आवश्यकता है। आज हम भी जब घर से आए तो हमने अपने अंगरक्षकों से कहा, हमारे जो ड्राइवर हैं, चालक हैं, उनसे कहा, हमारे जो साथी हमारे साथ आए हैं उनसे कहा कि आप लोग गूगल कीजिए कि किधर से रास्ता सही है पलामू जाने का। तो हजारीबाग चतरा का रास्ता दिखा, एक बिहार से रास्ता दिखा। इन्होंने कहा विधायक जी रास्ता तो सामने आपका चतरा हजारीबाग से पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा चूंकि आपको स्पीड पसंद है तो गया होके ही जाना होगा। बोले देखिए चूंकि हम लोग समय के पाबंद है, हम लोग 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेंगे लेकिन गया औरंगाबाद होके ही चलिए। इससे ये प्रतीत होता है कि आज सुविधाओं के लिए, आवागमन के लिए आवश्यकता है कि पलामू को, ये कोई भाषण नहीं, ये कोई चुनावी एजेंडा नहीं, पलामू की जनभावना है कि पलामू को उप राजधानी बनाया जाए। ये लोगों की जरूरत है, एक आम जनता की जरूरत है कि पलामू को उप राजधानी बनाया जाए। तो निसंदेह आगामी जो सत्र चलेगा इस बात को सदन के पटल पे जरूर रखा जाएगा कि आपने जो वादा किया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैया सम्मान योजना के अलावे भी बहुत सारे काम हैं जो करना चाहिए और आपको करने के लिए हम लोग बात भी करेंगे। 29 क्या होगा नहीं होगा वो तो जनता तय करेगी, लेकिन इसी अभी जो समय बचा है इसी कालखंड में अकेले हम इन पे पर्याप्त पड़ रहे हैं। अब ऐसा समय आया है कि ये लोग हमारे समय में भी कटौती करने लगे हैं। ये तो आप घर से बैठकर अपने टेलीविजन में या किसी मोबाइल में देखते होंगे, बाकी विधायक खड़े होते हैं तो उनको बोलता है कि माननीय सदस्य फल्ला आप अपना बात रखिए, लेकिन जैसे एक डुमरी का नाम लिया जाता है माननीय सदस्य डुमरी, उसके बाद तुरंत अध्यक्ष महोदय बोलते हैं समय का ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी और भी सदस्य को वो आमंत्रित करते हैं, उनको बात रखने का अवसर देते हैं, वो अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे नाम का उद्घोष होता है माननीय स्पीकर महोदय के श्रीमुख से, वो दूसरा लाइन यही भी बोलते हैं कि थोड़ा समय का ध्यान रखिएगा। सबको मालूम है कि अगर इस शख्स को समय दिया जाएगा तो फिर ये सरकार की एक एक नीतियों की ऐसा धागा खोलेगा जो पूरे राज्य को उसका चेहरा पता चल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका विश्वास, आपका प्रेम, और क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहला हथियार माना है एजुकेशन को, हमने सबसे पहला हथियार माना है शिक्षा को, और आज ये शिक्षा ही है कि आज आपके बीच हम आए हैं और आप सुन रहे हैं। वरना अगर बात करें सुंदरता की तो इस झारखंड में हमसे सुंदर नौजवान कितने हैं, हम तो देखे ना टकला मुद्दा ऐसे आते एक सामान्य सा चप्पल पांव में पहने हैं, एक साथ ये टी शर्ट भी है, आप दिल्ली दही जानेंगे कहाँ से लाती हैं। हम बोले कि भाई हम रात में आए तो दूसरा जगह, अभी भी चूंकि आए तो दूसरा बारिश हो रही तो हम जो कपड़ा पहन के आए गंदा हो गया था, हम बोले दिल्ली था, सब थोड़ा सा कपड़ा मैला हो गया है, तो यही ड्रेस लिए, यही पहने और यही हम सुबह उठ के आपके बीच चले आए। तो इसलिए आज अगर आप हमें सुन रहे हैं, आज अगर पूरे राज्य के लोग हमें सुन रहे हैं, अपनी समस्याओं को हमारे पास लेकर जा रहे हैं, तो इसलिए नहीं कि हम अच्छा दिखते हैं, हमारी ऊंचाई अच्छी है, हमारी लंबाई अच्छी है, इसलिए कि लड़का जो भी बोलता है टू द पॉइंट बोलता है, पढ़ा लिखा लड़का है। इसलिए हमारा प्रयास यही
जाएगा कि पढ़े लिखे नौजवानों को राजनीति में लाने का अवसर दिया जाएगा। देखिए, बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, महिला लोग भी बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं। कोई भगवान को मानता है, कोई ईश्वर को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई जीसस को मानता है, कोई महान गुरु को मानता है, कोई बुढ़ा बाबा को मानता है। सबकी आस्थाएं हमारी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारी जरूरत एक है। हमारे ईश्वर अलग अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है। कोई प्रार्थना करता है, कोई इबादत करता है, सबकी आस्था अलग हो सकती है, सबका मत अलग हो सकता है, लेकिन हमारी जरूरत एक ही है, वो है रोटी कुर्ता और मकान की जरूरत है। ये किसी की अलग नहीं है, ये किसी की अलग नहीं है। दिल्ली में रहता भाई, हो सके कृष्णा जी को मानते हैं, ओमकार जायसवाल जी शंकर जी को मानते हैं, आजाद हुसैन अल्लाह को मानते होंगे, लेकिन जरूरत इनकी भी वही है, रोटी कुर्ता मकान की। इसलिए आपको ये जानना होगा कि जिस आपकी आस्था जिस पर है, जिसके ऊपर आपकी आस्था है, उसने संसार को बनाया होगा। मैं उस पर वाद विवाद नहीं करना चाहता हूं, उसने दुनिया को बनाया होगा, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता हूं। लेकिन आपको भी मालूम है कि आज अगर आपकी जरूरतों को कोई पूरा करेगा तो ऊपर में बैठा कोई ईश्वर खुदा भगवान नहीं, नीचे जो कानून है, नीचे जो सरकारें हैं, नीचे जो नीति नियम है, नीचे जो हमारे संसाधन है, वो आपकी जरूरत पूरा करेंगे। इस बात को आप भी जानते हैं, इस बात को आप भी जानते हैं कि यदि आपको चोट लगे तो आप अपने आराध्य देवी देवता के पास जाके धरना नहीं बैठते हैं, आप थाना में जाके धरना बैठते हैं, क्योंकि कानून ही आपकी मदद करेगा। इस बात को आपको व्यवहारिक रूप में जानने और समझने की आवश्यकता है। आस्था अलग जगह है, हमारे देवता, हमारे पूजा पद्धति वो अलग जगह है, लेकिन हमारे जो आज लोकतांत्रिक जो भारत है, इस लोकतांत्रिक भारत के जो तरीके हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनके प्रति हमारी एक अलग आस्था होनी चाहिए, उनके प्रति हमारा नजरिया अलग होना चाहिए। इस बात को भी हमें तय करने की आवश्यकता है। इसलिए आज पलामू की पावन धरती में हम इतना जरूर कहेंगे कि आज राजनीति एक ऐसा जगह है जिससे हमारी समस्याओं का समाधान है। क्योंकि भारत राजा का देश नहीं है, भारत में राजतंत्र नहीं है, भारत में प्रजातंत्र है, भारत में लोकतंत्र है, भारत में जनतंत्र है, भारत में गणतंत्र है। और उस गणतंत्र का आधार भारत का संविधान है, और उस संविधान की रक्षा कौन करते हैं? राजनेता करते हैं, जिनको हम लोग या तो राज्य में असेंबली कहिए और देश में पार्लियामेंट कहिए। और वहां कौन चुन के जाते हैं? हमारे रात के वोटों से लीडर चुन के जाते हैं। इसलिए लीडर का चुनाव बढ़िया होना चाहिए। आज हम अपने लीडर की शिकायत करते हैं, हम फिर चुनाव आता है, हम उनको वोट करते हैं, फिर चुनाव के 6 महीने बाद हम उनकी शिकायत करते हैं। तो उसका कारण कहीं ना कहीं हमारा नजरिया है, हमारी मानसिकता है। मैं आप सभी को तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये सच्चाई है। मैं डायरेक्ट आपको नहीं कहूंगा, लेकिन ये सच्चाई है। आज चुनाव का प्रचलन क्या है हमारे राज्य में? आज चुनाव का प्रचलन क्या है हमारे देश में? कोई हमें 500 रुपया थमा दे, कोई हमें 1 बोतल शराब थमा दे, कोई हमें मांस मदिरा थमा दे, तो उन्हें हम वोट कर जाते हैं। एक बात दिल से सोचिए कि 500 रुपए में हम अपना ईमान बरकरार नहीं रख पाए तो विधायक लोग को 5 करोड़ का लालच मिलता है। कैसे ईमान रखें? हम 500 रुपए में अपने ईमान को नहीं रख पाए और हम ना चाहते हुए फिर उसी नेता को वोट दे दिए कि भैया रात को पैसा पकड़ लिए, भैया रात को हम पैसा पकड़ लिए हैं। रास्ता में जाते जाते अरे भोटवा ना है, 2 पीस मिठवा तो खा ले, भैया खा लिए हैं, अब अन्न खा लिए तो गुणवा कैसे रहेगा। जब हम 500 रुपए में अपना ईमान को नहीं रख पाते तो सोच के देखिए, एक करप्शन में नेताओं के पास 5 करोड़ से लेकर कई करोड़ तक दिया जाता है कि नेताजी इसमें आप चुप रहिएगा, नेताजी इसमें फाइल में साइन कर दीजिएगा, नेताजी इस विषय को विधानसभा में मत उठाइएगा। तो बताइए वो अपने ईमान रख पाएंगे? जब हम जनता 500 रुपए में ईमान को नहीं रख पाते हैं तो हम उस नेता से कैसे अपेक्षा रखें, कैसे उम्मीद रखें कि 5 करोड़ मिलने के बाद अपने ईमान को जिंदा रखें। इसलिए अगर वास्तव में इस राज्य को बदलना है तो ऐसे नेता चुनना होगा जिन्हें मोह माया ना मोह होगा। जब तक उनमें लालसा होगी निजी, जब तक उनमें अपनी महत्वाकांक्षा होगी, इस राज्य को नहीं बदल सकते हैं। ऐसे युवाओं को लाना होगा जिन्हें मोह ना हो, क्योंकि उस सिस्टम में जाने के बाद आपको क्या लगता है कि हमें ऊपर नहीं आता है? दुनिया भर का ऊपर आता है, लेकिन लोग पीछे से बोलते हैं यार ये ना झुकेगा, तो देखते हैं शमशान घाट में जाके बैठता है, वो मैं ऊपर हो गया। वही लोग फिर बोलता है कि तो देखते हैं यार शमशान घाट में जाके वीडियो बनाता है।
विधानसभा में देखते हैं वो दो ठंडा के दिन में अपनी जैकेट पहन के आता है, देखें टी शर्ट के ऊपर एवं गांव घर के ऊपर टी शर्ट पहन के जाता है। तो आज अगर हम लोग को ऐसे युवाओं का चयन करना होगा, आज एक डर भी है, जैसे बचपन में हम लोग का नानी डराती थी, खासकर हमारा नानी बहुत डराई है कि उस पीपल पेड़ के नीचे नहीं जाना शाम के समय, वहां को ब्रह्मचारी भूत है, वो जरिया जंगल में मत जाना, वहां सांप है बिच्छू है। उसी प्रकार आज लोग हमें युवाओं को डराते हैं कि राजनीति में मत आना, राजनीति दलदल है, राजनीति कीचड़ है, और नौजवान डॉक्टर इंजीनियर बनने लगते हैं और फिर उसी राजनेता को जाके पैरवी करते हैं कि हमारा यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। जितना घर में बचपन में लोग डराते थे हमें कि वहां नहीं जाना, वहां भूत है, लेकिन वहां जब चले गए तो पता चला भूत नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार आज नौजवानों को उस डर को जोड़ने के माइंडसेट में डाल दिया गया है कि राजनीति एक दलदल है, राजनीति एक कीचड़ है। वहां जाके देखिए ठीक है कीचड़ है, लेकिन किसने कहा साफ नहीं होगा? हाँ है कीचड़ है दलदल, लेकिन किसने कहा साफ नहीं होगा? आज साफ करने के लिए हम प्रयास कर रहे थे। आज क्यों इनको हमसे तकलीफ है? विधायक तो बहुत सारे नए गए, आपके यहाँ के विधायक भी कम उम्र में विधायक बन के गए थे। झारखंड में कई विधायक है जो 30-35 साल में विधायक बन के गए, लेकिन पहला विधायक है तो खाली पांव बिना चप्पल के पहुंच गए, उनको तकलीफ हुआ। आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कैपिटलिज्म। आज हर कोई, हर दूसरा घर परेशान है, आज हर व्यक्ति परेशान है, किसान परेशान है, छोटे व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है, हर वर्ग परेशान है। कारण क्या है? कैपिटलिज्म। कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है और बहुत बड़ी आबादी के पास कुछ नहीं है, तो जब हम खाली पांव जाते हैं ना तो उनको चोट पहुंचता है कि ये कैसे विधायक बन गया। परेशानी हमसे क्यों है? अरे हमारी उम्र में बहुत सारे लोग विधायक बने, लेकिन विधायक बनने के बाद उन्होंने उसी प्रचलन को अपनाया, उसी प्रोटोकॉल को अपनाया। आज हमारा खाली पांव जाना उनकी करोड़ों के रुपए को ठोकर जैसा लगता है, एक बागी कहां से निकला, ये धारा के विपरीत कैसे बहने लगा है। तो इसलिए आज आवश्यकता है राजनीतिक सुधार की, और पलामू की पावन धरती से यह विश्वास हो रहा है कि राजनीतिक बदलाव जरूर इस राज्य में होंगे, क्योंकि राजनीति है, ये व्यवस्था ही है जिसमें हम लोग आके इस व्यवस्था को बदल सकते हैं। व्यवस्था से इतर होकर इस व्यवस्था को नहीं बदल सकते हैं। इसलिए आज पलामू की पावन धरती में आज सभी से मेरा यह अनुरोध होगा कि आप राजनीति को समझें। अगर आज आप राजनीति को नहीं समझेंगे तो राजनीति आपको नहीं समझेगी। आपको राजनीति को समझना होगा, आपको लोकतंत्र के मूल्यों को समझना होगा, आज आपको कानूनों को समझना होगा, तभी जाकर इस राज्य को हम लोग बेहतर बना सकते हैं। आज चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा मत महत्वपूर्ण है, आज उसी का परिणाम है। आज देख सकते हैं सरकार बहुत अभिमान से काम कर रही है। उसके अभिमान से काम करने का कारण यही है कि उनको लगता है हमारे पास बहुमत की सीटें हैं, हमारे पास 56 सीटें हैं, लेकिन उनको बता दीजिए बहुमत अंग्रेजों के पास भी था, शासन अंग्रेजों ने भी किया था, बहुमत उनके भी पास था जिन्होंने सुकरात को 20 का प्याला पिलाया था, बहुमत उनके भी पास था जिन्होंने ब्रूनो को जिंदा जलाया था, लेकिन सैकड़ों साल के बाद उन्होंने माफी मांगा था कि बहुमत होने के बाद भी जरूर नहीं कि हम सही थे, हम गलत थे। इसलिए आज ये सरकार को ये दम मार रही है कि हमारे पास बहुमत है, हम सत्ता में, हम शासन में है। इसके मतलब ये नहीं कि यही सही है। अगर शासन करना ही सही है तो अंग्रेजों ने 2 साल शासन किया था, 200 साल। अगर शासन करना ही सही का प्रमाण है तो इस देश में अंग्रेजों ने 200-250 साल शासन किया था। इसका मतलब ये नहीं कि वे लोग सही है, लेकिन ये तो है कि जनता ने उन्हें अवसर दिया। क्योंकि आज हमारे देश का जो वोटर है, हमारे देश के जो वोटर्स है, उनका माइंडसेट एक अलग डिफरेंट का है, एक आइडियोलॉजी का हो चुका है कि भाई एक आइडियोलॉजी ये है कि एनडीए के साइड से जो भी आएंगे वो कोई भी रहे, बेकार रहे हमें मतलब नहीं, हम उनको वोट कर देंगे। और एक आइडियोलॉजी ये सेट हो गई है कि एनडीए के जो हरा दे वो कोई रहे मतलब नहीं, हम उनको वोट कर देंगे। इन दो आइडियोलॉजी के बीच आज हमारा भारत है, इन दो आइडियोलॉजी के बीच हमारा झारखंड है। और उस विकट परिस्थिति में हम लोग तीसरी आइडियोलॉजी लेकर आए हैं कि भाई नेता यानी जनता के बीच चुनकर जाने वाला वो
जनता के लिए काम करेगा, वो टू द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल की जो परिभाषा है उसे परिभाषित करेगा। ये चुनौती भरा काम था, लेकिन उसके बाद भी पहले ही चुनाव में हमारी पार्टी ने, हमारे संगठन ने लगभग 11 लाख वोट लाकर 7%, 7.5% वोट लाकर यह साबित किया है कि यदि आप मेहनत करें, आप संघर्ष करें तो मंजिल दूर नहीं होती है। क्योंकि आज के डेट में तीसरा विकल्प के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता है, लेकिन हमारा यह प्रयास बहुत ही बेहतर रहा है और इसके लिए सभी वे लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने जेल कैंप के लिए इस विधानसभा के चुनाव में प्रचार प्रसार किया है। विशेषकर देखिए नौजवान साथियों, आज राजनीति का पैटर्न क्या है आपको भी मालूम है कि नौजवान सबको चाहिए। झंडा ढोने की बात है, युवा आगे आएंगे। दरी बिछाने की बात है, युवा आगे आएंगे। नारा लगाने की बात है, युवा आगे आएंगे। कुर्सी लगाने की बात है, युवा आगे आएंगे। नेताओं को चाय पानी करवाने की बात है, युवा आगे आएंगे। लेकिन अब टिकट बंटवारे की बात है तो युवा आगे नहीं आएंगे। लेकिन हमारी पार्टी ने उस पैटर्न को भी तोड़ा है और आप जाके उठा के देख लीजिए तो 78 में हमें लगता है कि 80-85% 30-35 साल के नौजवानों को हम लोगों ने चुनाव लड़ाया। उस परिपाटी को हम लोगों ने तोड़ा है, क्योंकि हमारा मानना और आपका भी मानना है कि एक ऐसी अवस्था युवा पीढ़ी जिनमें जुनून है, उनमें काम करने की क्षमता है। इसलिए आपसे भी आग्रह होगा कि राजनीतिक सूचिता को हमें समझना होगा। जिस प्रकार घर में जब हम जाते हैं तो दिन भर का जो हम लोग क्रियाकलाप करते हैं, एक बार जाकर आत्मचिंतन मंथन करते हैं कि आज हमारे घर का इनकम क्या हुआ, कहाँ कहाँ खर्च हुआ, कल हमारी प्लानिंग क्या है, किस खेत में पानी है, उसमें रोपाई कैसा होगा, उसमें खेती बाड़ी कैसे होगा। अपने घर की जीविका का जो तरीका है उसको हम लोग चर्चा परिचर्चा में इसको भाग में लाते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको राजनीति में आकर भाग लेकर चर्चा परिचर्चा करना होगा कि किस नेता का विजन कैसा है, कौन सा नेता, कौन सा लीडर, कौन से लीडर का समूह हमारे राज्य को आगे ले जा सकता है, कौन से लीडर का समूह हमारे जो समस्याएं आई उन समस्याओं का निराकरण कर सकता है। ये आपको भी चिंतन मंथन करना होगा। 2029 बेशक अभी दूर है, लेकिन समस्याएं हमारे सामने हैं, मुद्दे हमारे सामने हैं। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारी संख्या भले पलामू प्रमंडल में कम है, लेकिन दम है। आप लोग जो भी जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों के साथ अपने कार्य को, अपनी सेवा भाव को जारी रखें। जनता निसंदेह आने वाले दिनों में हमारे साथ जुड़ेगी, अपना आशीर्वाद भी देगी। इसलिए मैं पलामू प्रमंडल के तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी, तमाम साथियों से कहना चाहूंगा कि जनता की जो समस्याएं हैं उसके साथ जुड़कर रहें। उन समस्याओं के साथ, चाहे वो प्रखंड स्तरीय रहे, जिला स्तरीय रहे, उन मुद्दों के समाधान के लिए आप प्रयासरत रहें। निसंदेह पलामू की धरती में भी हम लोग बेहतर करने में सफल होंगे। और आज का ये कार्यक्रम, आज की ये सभा इस बात का प्रमाण है कि पलामू, धनबाद, बोकारो के तर्ज पर जेल कैंप की एक नई उभरती हुई पार्टी को अपना आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है। आज पलामू के सभागार में सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे। और निसंदेह आज इस राज्य, जिस उम्मीद के साथ इस राज्य का निर्माण हुआ था, आज 25 साल हो चुके हैं। 25 साल यानी ये लड़का या लड़की अगर जन्म ली होगी 25 साल पहले, तो आज वो युवावस्था के आसपास आ गया होगा। आज वो बड़ा हो चुका होगा, आज वो जवान हो चुका होगा, आज अपने पांवों पे खड़ा हो चुका होगा। लेकिन 25 सालों में हमारा झारखंड राज्य आज भी अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पाया है। अभी उन परिस्थितियों में जब इस राज्य के पास 40% खनिज संपदा है, इस राज्य के पास प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है। इस राज्य की एक खासियत है कि पूरे विश्व के मानचित्र में इस राज्य को एक विशेष स्थान मिला है। लेकिन उसके बाद भी हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमारा राज्य किसी भी इंडेक्स को देख लें, आपके हाथों में हजारों रुपए के मोबाइल हैं, उनमें आपका गूगल का साइट है, क्रोम का साइट है, किसी भी इंडेक्स को आप सर्च कर लें, चाहे वो एजुकेशन का इंडेक्स हो, चाहे वो हेल्थ का इंडेक्स हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का इंडेक्स हो, हमारा राज्य 20वें नंबर पर, हमारा राज्य 22वें नंबर पर है। क्योंकि हमने विजनरी लीडर को नहीं खोजा, हमने ऐसे लीडरों का चुनाव नहीं किया जो इस राज्य को आगे ले जा सके। आज जब भी हम लोग दिन भर के
क्रियाकलाप के बाद, कार्यक्रमों के बाद घर जाते हैं तो ये बैठकर सोचते हैं कि हमारे झारखंड का 25 साल कैसा होगा, कहाँ हमारे साथ धोखा हो रहा है, किन क्षेत्रों में हमारे राज्य के साथ नुकसान हो रहा है। लेकिन बाकी लीडर जाके क्या सोचते होंगे, यही सोचते हैं कि जमीन के किनारे कहाँ 5 एकड़ जमीन मिल रहा है, खरीद लेंगे और अपना बाबूजी के नाम से अस्पताल चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाएंगे। यहाँ के लीडर का विजन समाप्त हो रहा है। जब भी हमको मौका मिलता है अपने साथियों से यही चर्चा करते हैं कि ये स्थिति होने वाली है, अगर ये हम नहीं किए तो कोयलांचल में ये हो जाएगा 20 सालों में, अगर इन चीजों का कानून नहीं बना तो ऐसा होगा हमारा हाल, अगर ये सुधार नहीं हुआ तो। लेकिन बाकी नेता जाके क्या करते हैं कि सड़क के किनारे कहाँ जमीन मिल जाए, बाकी नेता क्या करते हैं कि कौन सा दुकान मार्केट में बिक रहा है उसको हम अपना ले। तो इसलिए आज बहुत आवश्यकता है नेता के चयन की। जैसे आज हमें अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है तो हम बेहतर टीचर की तलाश करते हैं, अगर कोई केस लड़ना है तो बेहतर एडवोकेट की तलाश करते हैं, इलाज कराना है तो बेहतर डॉक्टर की तलाश करते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है बेहतर लीडर की हम तलाश नहीं करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। हमें बेहतर लीडर की तलाश करनी होगी, एक ऐसे लीडर की तलाश करनी होगी जो अपने से पहले जनता के बारे सोचे, एक ऐसे लीडर की तलाश करनी होगी। मानते हैं ऐसे लीडर का चुनाव करना, ऐसे लीडर का चयन करना बहुत ही दुर्लभ है, आसान नहीं है कि अब ऐसे लीडर मिल जाएंगे। क्योंकि लीडर ना बनने से पहले वो बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन लीडर बनने के बाद वो उसी परिपाटी को फॉलो करते हैं। लेकिन आज मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहूंगा कि डुमरी विधायक जयराम महतो उन प्रोटोकॉल को बहुत दूर रखता है, उस परिपाटी को भी बहुत दूर रखता है। लीडर बनने से पहले जो हमने कहा था, लीडर बनने के बाद भी हमारा व्यवहार वही है, ये आपको पूरे विश्वास के साथ कल ही रात को आपके सर्किट हाउस में हम आए, कल ही रात को आपके सर्किट हाउस में आए। अनुमान आप भी जानते हैं कि कोई अतिथि आते हैं, विशेषकर जो विधायक IAS IPS तो सर्किट हाउस में ठहरते हैं, और सर्किट हाउस के जो कर्मचारी हैं उनको भी मालूम है कि दूसरे जिले के दूसरे राज्य के विधायक आते हैं तो हम उनको यहाँ ठहराते हैं। वैसा उन्होंने भी हमारे लिए वही इंतजाम किया था। लेकिन विधायक का एक प्रोटोकॉल होता है, मैंने बार बार कहा, एक प्रोटोकॉल, एक परिपाटी। उन्होंने हमारे लिए एक अलग कमरा लगाया था, बाकी 2 कमरे थे जिनमें हमारे बॉडीगार्ड रहते हैं, जिनमें हमारे साथ जो आए थे। तो हमने देखा, बोला अरे विधायक वाला प्रोटोकॉल जब हम फॉलो नहीं किए तो 2 गो बिछोना है इसी में दे दीजिए, हम 4-5 में यहीं सो जाएंगे। ये विधायक का परिपाटी नहीं होता है। और सारे विधायक आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। फिर हमने अपने अंगरक्षकों को कहा कि बैठाई है गरीबी जो भी है, बिस्तर एक है लेकिन जगह बहुत है, यही बिछाइए। क्योंकि हम जो विधायक की परिभाषा है, विधायक की जो परिपाटी है, इसे ही बदलने के लिए आए हैं। विधायक यानी एक तरफ से जनता के लिए ईश्वर का अवतार। उसे कहना है कि ईश्वर का अवतार कोई मसीहा नहीं, वो आपका चुना हुआ, आपके वोट से चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, वो आपका प्रतिनिधि है। इस बात को उन्हें आभास दिलाने के लिए आए हैं। इसलिए हमने अपना जो जनता से मिलने का भी तरीका, हम तो बार बार कहते हैं कि सुबह 6 बजे 5 बजे आके हमारे घर के बाहर खड़ा होने कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से खा पी के टंच होकर 10 बजे आइए, हम आपके लिए सारे सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बैठेंगे, जबकि आपकी समस्याओं को ना सुन ले। लीडर की परिभाषा को बदलने की आवश्यकता है इस राज्य में। लीडर माने देवतुल्य, लीडर यानी एक मसीहा, ऐसा लोगों के माइंडसेट में फिट कर दिया गया है। इसीलिए लोगों को हमसे तकलीफ होती है। बाकी सभी विधायकों को किसी से लहरे चाहे नहीं लहरे, हमसे खूब लहरता है क्योंकि हम परिपाटी को आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं आप सिंपलिसिटी का दिखावा करते हैं, बोले तो आप करके दिखा दीजिए। स्टैंडर्ड का दिखावा आप कर सकते हैं, सिंपलिसिटी करना आसान नहीं है। आप करके दिखा दें, किसी बाजार में जाके हाफ मिनट में खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। हमने भी उस दौर को जिया है भाई कि हमारे पास कपड़ा नहीं होता था तो अपने दोस्त से उधार लेते थे इंप्रेस करने के लिए कि जाएंगे थोड़ा VIP बन के। आप VIP पना को दिखावा में ला सकते हैं, आप स्टैंडर्ड लाइफ को दिखावा में ला सकते हैं। आप स्टैंडर्ड हो के सिंपलिसिटी आसान नहीं है भाई, स्टैंडर्ड हो के सिंपलिसिटी करना आसान नहीं है, तो कर दीजिएगा। जाइए VIP मंचों में सरल स्वभाव के साथ, जाइए VIP मंचों में हवाई चप्पल पहन के, जाइए VIP मंचों में
तब जानेंगे आपको। सिंपलिसिटी करना दिखावा नहीं है, वो कर ही नहीं पाएंगे। आज उस दौर में हम जी रहे हैं कि हमारे पास अगर 4 चक्का नहीं है और किसी को इम्प्रेस करना है तो भाड़ा में लेके जाएंगे इम्प्रेस करने के लिए। हम उस दौर में जी रहे हैं। आपके पास है और पैदल जाएंगे, ये आसान नहीं है करना। तो लोग इसीलिए बाकी लोगों को खलना यही है। और हमने भी ठाना है कि इस राज्य में तो कम से कम इस व्यवहार को बदलेंगे। और अभी तक जो हमारा प्रयास रहा है हमने किया है। बस इस प्रयास को 4 चांद लगे, आपका आशीर्वाद लगे, आपका आशीर्वाद मिले और इस राज्य को, क्योंकि आप भी इस बात को मानिए, आज अगर किसी के पास समस्या होती है आसपास के क्षेत्रों में, निसंदेह वो सबसे पहले अपने विधायक को याद करता है। लेकिन उसके बाद अगर वो किसी को याद करता है तो सीधा डुमरी विधानसभा को याद करता है कि हम वहां जाएंगे। वो जानते हैं और हम भी मानते हैं कि सारी समस्याओं का हम समाधान नहीं करेंगे, लेकिन उनको इतना विश्वास है कि वो शख्स जब उसके पास जाएंगे हमारी समस्या कम से कम बैठ के सुनेगा। और आपको ये बताना चाहेंगे, आप और भी विधायकों से मिलने जाइए, और भी विधायकों के जनता दरबार में जाइए। जब जनता उनके पास समस्या लेकर जाती है तो कैसा टेकल करते हैं। और आप हमारे पास आइए, अरे हम तो सीओ के तर्ज पे महामहिम को फोन लगाते जनता दरबार। आज धनबाद के कार्यक्रम में महामहिम ने मेरा जब नाम लिया तो उसमें बहुतों के पेट में दर्द हुआ है, लेकिन कारण है महामहिम देख रहे हैं कि लड़का जब भी होता है हर दूसरा दिन हमको टेलीफोन घुमाता है कि महामहिम ये समस्या है। जनता दरबार में बैठकर हम चीफ सेक्रेटरी को ही फोन लगाते हैं। बाकी विधायक के पास जाइए, अगर वो सीओ वीडियो को फोन करने बोलेगा सुबह ठीक देख लेंगे, हम देख लेंगे। बोल रहे मंगरा देख लियो, बुधना देख लियो। मैक्सिमम हम लोग भी ऐसा बात नहीं, विधायक बनने से पहले विधायक के घर का चक्कर हम लोग भी काटते हैं। अगर विधायक मिल गए तो सौभाग्य। सुबह उठ के गए 7-8 बजे और विधायक अगर अपना घर में चाय पीते मिल गए तो सौभाग्य। फोन के बगल में खड़े हो गए तो और बड़ा सौभाग्य। और बात अगर समस्या सुन लिए तो बहुत बड़ा बात है। विधायक नहीं बनने से पहले हम लोगों ने भी विधायकों के चक्कर काटे हैं। आप भी जानते हैं विधायक के घर जाने से पहले 3 दिन पहले तैयारी होता था कि विधायक के यहाँ जाना है। लेकिन आज जहां जनता है वहीं जनता दरबार है। सड़क पे मिल गए तो वहीं किनारे गमछी बिछा के बैठ लिए। डीसी को फोन लगाना है डीसी को लगाइए, आईएएस को लगाना है, आईपीएस को लगाना है, डायरेक्टर को लगाना है, सेक्रेटरी को लगाना है, जिस लेवल का है हम अपना अटेम्प्ट जरूर देते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि सारी समस्याओं का हम समाधान कर देते हैं, लेकिन अपना अटेम्प्ट एक विधायक की हैसियत से, एक एमएलए की हैसियत से हम जरूर देते हैं। इसलिए चूंकि मेरा मानना है कि जिन उम्मीदों के साथ झारखंड राज्य बना है उन उम्मीदों के में आज भी झारखंड बहुत पीछे है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य का ये है कि जब हमारे घर के भाई हो बहन लोग जब वो अपनी योग्यता को साबित करते हुए जब उन जगहों में जाकर बैठते हैं जहां से झारखंड को बदलने की अपेक्षा है, वो खुद जाकर बदल जाते हैं। आज वीडियो कौन है? कोई झारखंड का ही बेटा होगा। थाना प्रभारी कौन है? शायद कोई झारखंड का बेटा या बेटी होगी। अधिकांश डीएसपी कौन है? शायद झारखंड का ही बेटा या बेटी होंगी। लेकिन फिर भी बालू लूट रहा है, फिर भी कोयला लूट रहा है। सबसे बड़ा तकलीफ इसी बात का है कि झारखंड के लोग झारखंड को लूटने में सहयोग कर रहे हैं। सबसे बड़ा तकलीफ और दुख इसी बात का है कि झारखंड के लोग झारखंड को लूटने में सहयोग कर रहे हैं। 1970 का दौर कुछ और था, 1980 का दौर कुछ और था। वहां सिपाही भी झारखंड का बड़ी मुश्किल से मिलता था। बीडीओ सीओ दरोगा तो दूर की बात, डीएसपी तो आसमान की बात। वहां सिपाही, वहां हवलदार जमादार झारखंडी लोग मिलता था। तब शिकायत हो सकती है कि भाई झारखंड लूट रहा है। चूंकि थाना प्रभारी हमारा नहीं है, बीडीओ बाबू हमारा नहीं है, सीओ हमारा नहीं है, डीएसपी हमारा नहीं है, झारखंड लूट रहा है। लेकिन 2025 में तस्वीर बदल चुकी है। अधिकांश युवा युवतियां झारखंड के ही बीडीओ बड़ा बाबू सीओ के पोस्ट पर है, फिर भी झारखंड लूट रहा है। ये सबसे बड़ा तकलीफ का बात है। इसलिए लूट रहा है क्योंकि सरकार का अपनी व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं है।
एक दिन एक एसपी से हम बैठे तो सीधे बोले, विधायक जी ऐसे बातचीत हुआ तो उन्होंने बताया कि हम 2007 के मैट्रिक है। तो हमने कहा कि हम भी 2009 के मैट्रिक है। तो बोला, हम लोग तो भाई एक ही उम्र के हैं, आप एमएलए बन गए, हम एसपी बन गए, लेकिन ईमानदारी से कहें, भले जनता को लगे आप हम लोग को धमकाइए, कुछ हो बोलिए, लेकिन हम लोग को फाइल रांची से आता है, कसम से हम अपना जिला में भी निर्णय नहीं ले पाते। जिला में निर्णय का मतलब था थाना प्रभारी का इस थाना से दूसरे थाना में शिफ्ट करना। ये एसपी के हाथ में नहीं है, झारखंड में एसपी की जुबानी है कि हमको कोई मंत्री का चिट्ठी आ जाता है कि आपके टेबल में फाइल भेज दी है, बस आपको साइन करना है। तो जब तक इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए आपको विधायकों की संख्या बढ़ानी होगी, आपको सरकार में आना होगा, सत्ता को जानना होगा, सत्ता को समझना होगा। सत्ता को रेजा कुली का काम करता है, जो चाय दुकान पान दुकान की गुंडी लगाता है, उसे नहीं मालूम है पॉलिसी क्या है, उसे नहीं मालूम है कि आपका बजट क्या है, उसे मालूम है थाना, अंचल और ब्लॉक। ये 3 चीज वो जानता है। अगर ये 3 चीजों में आप दुरुस्त कर दें, इससे अगर आप करप्शन से मुक्त कर दें, तो झारखंड के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और ये तभी होगा जब आप उस सिस्टम में बैठेंगे। आज बड़ा दुख लगता है, 25 सालों के झारखंड में आज हमारे पास क्या है? खड़े